everyone, welcome to today's the Hindu session. Now, आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीपल न्यूज जैसे कि सेक्शन 6A। वैसे तो कल ही इस पे मयूर सर ने एक सेशन लिया है पूरा, तो उसको आपको देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे बस अपन इस 6A का एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देन विल मूव ऑन टू एडिटोरियल सेक्शन जहाँ पे वी हैव मल्टीपल टॉपिक्स, जैसे कि एसडीजी इंडेक्स से रिलेटेड रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करना है, यूनाइटेड नेशन की समिट के बारे में डिस्कस करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करना है। then another editorial where we are going to discuss about the antitrust law, then we will talk about NBFCs, and lastly we will talk about मैरिटल रेप रिलेटेड एक आर्टिकल काफी अच्छा है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज दैट वी हैव अबाउट सेक्शन 6A। तो सेक्शन 6A को अपहोल्ड किया गया है, राइट, ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया है। तो ये करता क्या है? तो सेक्शन 6A कल के सेशन में आपने देखना रहेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ आसाम अकॉर्ड से रिलेटेड है ये, राइट। दिस इज रिलेटेड टू आसाम अकॉर्ड साइंड इन द ईयर 1985 15th ऑफ अगस्त, जहां पे बोला गया था 1st ऑफ जनवरी 1966 तक जो लोग इंडिया में आए हैं, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के बारे में ये बात करता है, उन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। 1 जनवरी 1966 से लेके 25 ऑफ मार्च 1971 जब बांग्लादेश ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, राइट, तब तक जो लोग आए हैं उनको कुछ कंडीशन के बाद इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। एंड जो 25 ऑफ मार्च 1971 के बाद आए हैं उन्हें इंडिया से एक्सपेल किया जाएगा, उनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ये सेक्शन 6A कहता है। अब यहाँ पे हुआ ये कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया कि आप पर्टिकुलर डेट कैसे ले सकते हो, और पर्टिकुलर लोग एक एरिया से, एक जगह से जो हमारे देश में आए वो कैसे ले सकते हो। एवरी ह्यूमन इज सिमिलर, एंड दैट्स वाई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया गया, एंड ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, इसे अपहोल्ड किया गया है कि ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश से ऐसा हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट in 4:1 majority judgment on Thursday upheld the constitutionality of Section 6A to the Citizenship Act 1955, which permits immigrants from Bangladesh residing in Assam to secure Indian citizenship. The court held that it was valid piece of legislation aligned to the preamble's value of fraternity. Section 6A traces its roots to the political solution of Assam Accord 1985, जिसने बोला था कि बांग्लादेश से जो 1 जनवरी 66 तक आए उनको सिटीजनशिप दी जाए। 25 मार्च 1971 इस डेट के बाद से जो आए उनको दी जाएगी, बट सर्टन टाइम पीरियड के बाद, एंड उसके बाद जो आए उनको देश से एक्सपेल किया जाएगा, उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो इस चीज को अपहेल्ड किया गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिटेल में क्या है क्या नहीं है, आधे घंटे का सेशन है पूरा, तो उसको आप देखना है तो देख सकते हो, देख लेना चाहिए, देखना है तो क्या होता है ना। Then any other important article that we have? Yes, Justice D.Y. Chandrachud, हमारे जो Chief Justice of India है D.Y. Chandrachud, has recommended Justice Sanjeev Khanna for appointment as the 51st Chief Justice of India. D.Y. Chandrachud will retire on 10th of November, 10 नवंबर को ये रिटायर होने वाले हैं। Under the memorandum of procedure, appointment of Chief Justice of India and the Supreme Court judges, the Law Ministry seeks recommendation from the outgoing CJI about the next appointment. The letter from the government kickstarts the appointment process for the next CJI. Justice Khanna is the next in line in accordance with the seniority norm. तो इसमें कोई seniority norm को affect नहीं किया गया है, नॉर्मल जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया है। सबसे सीनियर जज जो हमारे हैं उनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। He enrolled as an advocate with the Bar Council of Delhi in 1983. He initially practiced in the district courts and later to the High Court of Delhi in various fields of law. तो काम की चीज आपको बस क्या याद रखनी है, 51st बनने वाले हैं, नाम याद रखना है, कब बनेंगे याद रखना है, और डीवाई चंद्रचूड़ हमारे 50वें चीफ जस्टिस ये जा रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव इज आई थिंक यस, मॉम हॉक्स cases offenders could be put on no fly list. तो अभी हुआ क्या था, 2-3 दिन पहले काफी जगह पे, अलग अलग जगह पे जो इंडिया के अलग अलग प्लेन्स है, इवन इंडिया में और इंडिया के बाहर, एयर इंडिया की कुछ प्लेन्स, विस्टारा की कुछ प्लेन, इंडिगो की कुछ प्लेन्स, इसके अंदर बॉम्ब थ्रेट डाला गया या फिर बॉम्ब थ्रेट है ऐसा बोला गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारा कियोस हो गया, एंड कुछ फ्लाइट्स को लैंड भी करना पड़ा।
अब ऐसा करना एक ऑफेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है जिन लोगों ने इस बॉम्ब थ्रेट को ट्रिगर किया या बोला कि ऐसा कुछ है, उन लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। इंटर मिनिस्टोरियल कंसल्टेशन आर अंडर वे टू मेक अमेंडमेंट्स टू द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 and subordinate legislation to ensure 5-year imprisonment and placing offenders on no-fly list for the hoax of bomb threat to the flights. Highly placed resources of Ministry of Civil Aviation said over 30 bomb threats were posted on various Indian airline in the past 4 days. 4 दिन में 30 एयरलाइन के ऊपर बॉम्ब थ्रेट आए हैं। सॉरी। The threats were, just a minute. The threats were issued on Air India, Express flights, Air India flights, Vistara flights, and Indigo flights. हर जगह से ओपिनियन लिया जा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ नहीं था तो ये थ्रेट था तो क्यों ऐसा किया गया। तो देखते हैं अब आगे प्रोसेस क्या होती है। हमारे काम की चीज के अंदर है द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, इसके अंदर इन चीजों को चेक किया जाता है। द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। Then let's move on to next news that we have is I think on the editorial page only. ये जो है दिस न्यूज इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मॉडिफाइड यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड है, और फिर थोड़ा सा ये पॉलिटिकल हो जाता है कि किसने क्या किया, कैसे क्या हुआ, कौन सी स्कीम कैसे काम कर रही है, इन सब चीजों के ऊपर आ जाता है। देन साइड आर्टिकल कंप्लीटली पॉलिटिकल अगेन, महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शंस के बारे में बात करता है। ये इंडिया के एसडीजी इंडेक्स पे इनिशियली फोकस करता है एंड देन अगेन ये भी थोड़ा सा डेविएट होता है, बट हमारे इसमें काफी सारी काम की चीजें हैं इस आर्टिकल में, तो उसको हम एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या है एग्जैक्टली India's SDG focus and its human development issues. सितंबर 9-10 को 2023 न्यू दिल्ली hosted the G20 summit which resolved to accelerate the full and effective implementation of United Nations 2030 agenda for sustainable development. उसके बाद यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की समिट भी हुई दैट कन्वीन एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। फॉलो अप एंड रिव्यू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा एंड प्रोग्रेस ऑफ 17 एसडीजी गोल्स। तो इन सब के ऊपर जो समिट हुई उस समिट का एक बार सबसे पहले अब यहाँ पे बात आई है इस समिट के बारे में एंड टॉक अबाउट द एसडीजी के ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में। तो इस रिपोर्ट के बारे में एक बार समझ लेते हैं। सो दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2024, जिसे कहते हैं एसडीजी रिपोर्ट 2024। इंडिया में भी नीति आयोग निकालता है ना एसडीजी इंडेक्स, वैसे वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी एसडीजी इंडेक्स निकाला जाता है। इसे कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूएनएसडीएसएन, दैट इज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, है ना। इट इज यूनाइटेड नेशन एसडीएसएन, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स, है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन एसडीएसएन जो इवन हैप्पीनेस इंडेक्स भी देने का काम करता है, अगर आपको याद हो, राइट। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स भी देता है, तो उन्होंने ही इस इंडेक्स को दिया है या इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। और इन्होंने बहुत सारी चीजें हाईलाइट की है, राइट, कि 2015 से लेके 2024 तक किस तरीके से यू कैन से एसडीजीज में अलग अलग देशों ने काम किया है, क्या क्या हुआ है, कैसे क्या आगे बढ़ा है। तो इस रिपोर्ट में उतनी यू कैन से ज्यादा अच्छी चीजें तो है नहीं। इन्होंने कहा है कि हमारा जो एसडीजी के 2030 के गोल्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो दे आर सीवियरली ऑफ ट्रैक, वो ऑफ ट्रैक जा चुके हैं। बेस्ड ऑन 2015 बेसलाइन, 2015 की अगर बेसलाइन अपन कंसिडर करेंगे, सिर्फ 17% प्रोग्रेस हुई है बाय द ईयर 2024। तो भाई 9 साल में 17% हुई है, अब बचे हुए 6 साल में हमें जितनी भी, है ना, कितनी परसेंट बची है, अराउंड 83% वो करनी है। देन इसके हिसाब से 18% लोगों ने मॉडरेट प्रोग्रेस, 18% देशों ने मॉडरेट प्रोग्रेस शो की है, 30% देशों ने मार्जिनल प्रोग्रेस, 18 ने स्टैग्नेशन और 17 ने इवन रिग्रेशन, डाउनफॉल भी रजिस्टर किया है। अब यहाँ पे एक एक एसडीजी को लेके इन्होंने सारी चीजें सबके बारे में बात की है, बट हमारे लिए उतने सारे की सारे एसडीजी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ एसडीजी जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एसडीजी नंबर 1 विच टॉक्स अबाउट नो पॉवर्टी, इंडिया के कंटेक्स्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट।
तो इन्होंने ये कहा कि कोविड 19 की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है इस डिकेड में कि देर इज इंक्रीज इन द पावर्टी। एक्सट्रीम पावर्टी जो है वो 8.9% से 9.7% हुई है 2019 के बाद 20 में। ठीक है, एज ऑफ यू कैन से, अगर इसी तरीके से प्रोग्रेस चलता रहा तो बाय 2030 ऑल्सो 590 मिलियन पीपल will still be under the extreme poverty. Then इसके अलावा दूसरा एसडीजी नंबर जीरो हंगर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, राइट। तो दूसरा जीरो हंगर की बात करते हैं तो इसमें भी इन्होंने कहा कि अराउंड 29.6% of the world's population, 29.6% of the world's population, that is almost 2.4 billion people are moderately और severely food insecurity में जीते हैं। मॉडरेटली से लेके सीवियरली फूड इनसिक्योरिटी में आज भी ये लोग जीते हैं, तो विच इज नॉट अगेन अ गुड थिंग, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे बात होती है थर्ड एसडीजी विच इज अबाउट हेल्थ। तीन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तीन अगर हम बात करते हैं तो जो पावर्टी का है, हंगर का है और हेल्थ का है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट एसडीजी माने जाते हैं। इसमें पहली बार ये बोला गया कि बहुत सालों बाद पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि 2019 में कोविड 19 की वजह से दुनिया भर में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी दैट वाज 73.1 ईयर्स, जो कि 2021 में चेंज होके 71.4 ईयर्स हो गई, जो कि 2012 का नंबर है। अराउंड 2012 में इतनी हुआ करती थी। तो कोविड 19 की वजह से हर चीज में यू कैन से काफी ज्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है। तो ये तीन एसडीजी वैसे आपको याद रखने चाहिए। बाकी इफ यू वांट टू स्टडी, इस रिपोर्ट को आप देख सकते हो अच्छे से, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी, जहाँ पे उन्होंने सारे एसडीजीज, जितने भी 17 के 17 एसडीजीज है, उनके बारे में डिटेल में बात करी है कि किसमें क्या हुआ है, किसमें किस तरीके से क्या क्या इश्यूज है। बट पहले तीन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने आपको उनका एक आइडिया दे दिया। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं इस आर्टिकल के ऊपर, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ आएगा। द एसडीजी समिट वाज कन्वीन एट द यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर फॉलो अप किया गया था। देन उसके बाद दूसरी समिट हुई, समिट ऑफ द फ्यूचर टुक प्लेस अभी 2024 में सितंबर में हमने देखी थी, यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर अगेन एट द यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर एट न्यूयॉर्क, बिल्ड अपॉन द एसडीजी समिट 2023 एंड इट्स कमिटमेंट्स बाय मेंबर नेशंस। इन दिस कंटेक्स्ट एग्जामाइनिंग, अब यूनाइटेड नेशन की समिट फॉर फ्यूचर जो है ये भी आपको याद होगी, इसके बारे में हमने काफी डिस्कस किया था। मेनली ये जो फ्यूचर वाली समिट हुई थी, यहाँ पे किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई थी, दैट वाज अबाउट द reforms in United Nations Security Council and reforms in other banking institutions जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब में भी रिफॉर्म की बात हुई थी। मेनली इट वाज डिस्कशन अबाउट यूएनएससी के रिफॉर्म्स, G4 के बारे में बात की गई थी, जो 4 कंट्रीज है जो परमानेंट मेंबरशिप चाहती है, राइट, जिसमें इंडिया भी है। उनका कैसे फ्यूचर है, क्या है, किस तरीके से यहाँ पे और आगे बातें लेके चलनी चाहिए। देन इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बात हुई थी, राइट। तो ये सब चीजों के बारे में हमने जब पढ़ा था, यूएन की जो समिट हुई थी फ्यूचर समिट वाली, उसके बारे में जब हमने पढ़ा था तब इसके बारे में हमने देखा था। देन इन दिस कंटेक्स्ट अगर इंडिया को देखा जाए, इंडियाज प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट सिंस 1990 बेस्ड ऑन द अनदर रिपोर्ट की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज वैलिड as said by Nobel laureate Amartya Sen ji in his book Development as a Freedom. Development is a process of expanding the real freedoms that people enjoy. इनकी एक अप्रोच होती थी, याद है आपको, जिसको अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच कहा जाता था। In the capability approach, the basic concern of human development is our capability to lead the kind of lives we have reason to value. तो हमें अपने लाइफ का वैल्यू करने मिले, हमें एक रीजन मिले कि हम उसको इंपॉर्टेंस दे, इस टाइप की लाइफ लीड करने के लिए जो अप्रोच होता है उसे उन्होंने कहा था, देयर वाज अ टॉक अबाउट कैपेबिलिटीज अप्रोच। लेकिन इससे एक और चीज निकल के आती है, एक तो हमने बात कर ली अबाउट द यूनाइटेड नेशन का एसडीजी रिपोर्ट, सेकंड लेट्स टॉक अबाउट द एचडीआर रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो, जनरली आपकी एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आता है। एंड व्हेन वी हैड मंथली राउंड अप सेशन ऑल्सो, वहां पर भी हमने इस रिपोर्ट के बारे में बात की थी, राइट। तो इस रिपोर्ट को प्रपोज किया गया था बाय वन पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, राइट, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट उल हक, ना होगा इनका नाम आपने, है ना। तो उल हक जी ने इसे प्रपोज किया था।
एंड उसके बाद इसको लाया गया बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने इसे प्रपोज किया, पब्लिश करना शुरू किया इन महबूब उलक था राइट उनका नाम, किसी ने पूरा पूछा तो महबूब उलक वाज द नेम। तो अमर्त्य सेन भी इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, अमर्त्य सेन भी इस चीज को सपोर्ट करते थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो 1990 में ये यूएनडीपी ने जब रिलीज करना स्टार्ट की, इसमें तीन चीजों का ये कंसिडरेशन करते हैं, तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। एक, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, राइट, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ की बात होती है। दूसरा, नॉलेज, एंड तीसरा, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एक यहाँ पे बात होती है अबाउट हेल्थ, दूसरा नॉलेज एंड तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। तो जब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में तो उसमें होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, राइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात होती है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन या नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें कंसिडर की जाती है। वन इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड सेकंड इज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, राइट, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसे एजुकेशन इंडेक्स भी कहा जाता है। एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके लिए कंसिडर किया जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इसे कहते हैं जीएनआई इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा या फिर जीएनआई इंडेक्स। इन सब के हिसाब से फिर निकाला जाता है एचडीआई, एचडीआर, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और फिर इसी से और भी चीजें निकलती है। एचडीआई एचडीआर के साथ साथ यूएनडीपी की जब हम बात करते हैं तो वो और भी चीजें इसी के साथ पब्लिश करता है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, या फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, या फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड लास्टली इनइक्वालिटी एडजस्टेड, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी को एडजस्ट किया हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये सारे इसी के साथ साथ ये रिलीज होते हैं या इसको मेनली रिलीज करता है। इस बार जो अब रिपोर्ट रिलीज हुई है एचडीआर रिपोर्ट, उसकी थीम थी ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, राइट, ब्रेकिंग ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, इस तरीके से ये होता है। अब इसमें आ जाते हैं हम इंडिया के ऊपर। तो इंडिया की रैंक जो है, राइट, इंडिया की रैंक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इंडिया की रैंक है 134, इंडिया रैंक 134, लास्ट ईयर 135 था, 134 हुआ है इन 2022 के हिसाब से ये रिलीज किया गया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को इन्होंने डाला है इन मीडियम एचडीआई कैटेगरी, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैटेगरी में इंडिया को डाला जाता है, मीडियम एचडीआई हमारे देश में ऐसा कहा गया। देन इंडिया के पर्टिकुलर कुछ अगर आपको बेसिक चीजें पूछी जाए तो जैसे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एट बर्थ वो 67.7 ईयर्स रही है इन 2022, 2022 में, 2022 में इट इज 67.7 ईयर्स, 2022 का ये डेटा इन्होंने रिलीज किया इसी के साथ। देर इज इंक्रीज इन द एजुकेशन ऑल्सो, तो जो एजुकेशन की बात करते हैं मीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन दैट इज 12.6 ईयर्स, 12.6 ईयर्स हुआ है। एंड तीसरा है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये हमारे देश में आज की डेट में चल रहा है $6951। तो ये तीन चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मीन ईयर ऑफ एजुकेशन कितना है, एंड व्हाट इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, राइट। अब इंडिया के अगर अड़ोस पड़ोस की बात करें तो कुछ देश इंडिया से भी आगे रैंक किए, हालांकि उनकी हालत बहुत खराब है, जैसे श्रीलंका इज 78, चाइना इज 75, और दोनों को कंसिडर किया है इन द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी।
भूटान की अगर बात करें तो वो भी इंडिया से आगे है, स्टैंड करता है 125th पे। बांग्लादेश की भी अगर बात करें तो इतने क्राइसिस के बाद स्टैंड करता है 129th पे। इंडिया के पीछे कौन है, तो एक तो नेपाल है जो है 146 पे, एंड ऑफ कोर्स नेबर एंड सन पाकिस्तान जो है 164 पे। भूलने को भी शर्म आती है, खैर है ना, नेबर एंड सन। एनीवेज, तो इन्होंने ये कहा कि इस तरीके से इंडिया का परफॉर्मेंस है इस बार की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट, एचडीआर इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया का इस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। बट ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे एचडीआर इंडेक्स की बात हो रही थी तो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस एचडीआई इंडेक्स या एचडीआर, जो भी आप इसे बोलना चाहो, राइट, उसमें किस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है। तो अब इस रिपोर्ट के ऊपर वापस आ जाते हैं या इस आर्टिकल के ऊपर वापस आ जाते हैं, एक बार क्लियर हो जाए। हाँ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स developed by UNDP in three dimensions: life expectancy, then education, and then per capita income. All the three dimensions are much needed to some of the SDG, जैसे कि SDG number 3, SDG number 4, SDG 5, SDG 8, SDG 10, right? इन सब में काम आते ही है। HDR 2324 places India in the medium human development category with a HDI value of 0.644। ये एक फैक्ट याद रख लेना, इंडिया की वैल्यू इज 0.644। अब इसके आगे इन्होंने पूरी नंबर से बात की है कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, जेंडर गैप में कैसा परफॉर्मेंस है, इनइक्वालिटी में कैसा परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे फैक्ट्स एंड नंबर्स है। बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए था कि इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें यूज की गई है, क्या क्या टॉपिक के बारे में बात की गई है। देन side article that we have, the end game, US district court injunction against Google could end its app dominance। ये खत्म कर सकता है इसका ऐप डोमिनेंस। अब इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है ऑफ यूएस का एंटी ट्रस्ट लॉ। यूएसए के एंटी ट्रस्ट लॉ की ये कहानी है, मोस्टली आई थिंक 2020 2020 से ये काफी बार काफी जगह पे न्यूज में चल रही है, दिस एंटी ट्रस्ट लॉ। और अभी इसके ऊपर फिर से एक जजमेंट आया है गिवन बाय यूएस के डिस्ट्रिक्ट जज जॉन जेम्स डोनेटो। इसके पहले जो आई थिंक अगस्त में एक जजमेंट आया था, वो जज एक इंपॉर्टेंट जज हमारे लिए है बिकॉज वो यूएस के डिस्ट्रिक्ट जज जिनका नाम था अमित मेहता, इन्होंने दिया था, इंडियन ओरिजिन के है अमित मेहता। ठीक है, अमित मेहता जी ने दिया था, और अब यहाँ पे ये है दैट इज जेम्स डोनेटो। अब एक बार ये समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंटी ट्रस्ट लॉ, या क्यों इसको लाया गया था, क्या इसका पर्पस क्या है ना। इन सब चीजों को एक बार समझना जरूरी है, तो लेट्स गेट इट हियर। तो यूएस में बिकॉज ऑफ राइजिंग मोनोपोली ऑफ one particular company in the digital world, that is Google। तो इसकी वजह से जैसे मान लो आप कोई भी प्ले स्टोर है, राइट, प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो आपके एंड्रॉइड फोन में, इन दैट केस पैसा जो है वो जाता है कुछ अमाउंट गूगल को और कुछ अमाउंट उस ऐप बनाने वाले को। अब ऐप बनाने वाले ने ऐप बनाया और उसको प्ले स्टोर पे रजिस्टर किया या डाला, तो प्ले स्टोर पे डालने के बाद कुछ पैसा गूगल को भी जाता है, जितने भी डाउनलोड्स होते हैं, जितने भी लोग यूज करते हैं, और कुछ पैसा उस ऐप वाले को जाता है। बट इसमें अब ये हो गया कि एक तरीके से गूगल का फिक्स हर चीज में 15 से 30% का कमीशन हो गया। एंड गूगल के अलावा कोई और कंपनी नहीं है, गूगल का वहां पे क्या हो रहा है, मोनोपोली चल रही है, उनकी वहां पे मोनोपोली चल रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको ठीक करने के लिए लाया गया एंटी ट्रस्ट लॉ। बिकॉज कई बार ये हो रहा था कि ये जो कंपनीज है ये ऐसा चाहती थी, जो ऐप डेवलप करते हैं वो ऐसा चाहते थे कि हमने इतना अच्छा ऐप डेवलप किया है, बहुत सारी चीजें उसमें मेहनत की है, लेकिन हमारी मेहनत का फ्री में फायदा गूगल को मिलता है ना, फ्री में फायदा गूगल को मिलता है। तो गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेसेस इन द डिजिटल इकोनॉमी, ऐसा अपन कह सकते हैं, राइट। इसका यू कैन सी गूगल ने कई बार मिसयूज भी किया है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर फाइन लगाए थे 4.3 बिलियन यूरोस, 4.3 बिलियन यूरोस फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो ये क्या करते हैं, इनके खुद के जो ऐप है, जैसे कि इनका खुद का अपना व्हाट्सएप वगैरह चलता है ना,
तो या फिर मेटा का, इनका फेसबुक चलता है, तो ये जो मोनोपोली या ओलिगोपोली दो चार लोग मिलके बनाना चाहते हैं, उस वजह से वो बाकियों को कंपटीशन में नहीं आने देते, एंड इसलिए वो थोड़े एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, अपने चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ज्यादा ऐड दिखाते हैं। इसलिए इनको कई बार फाइन भी लगा था। इसलिए इनको कई बार फाइन भी लगा था। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में इंडिया में भी सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल को गिल्टी पाया था फॉर मिसयूज ऑफ इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन मोबाइल एंड्रॉयड मार्केट, एंड कहा गया था कि ये अनफेयर कंडीशन क्रिएट करता है फॉर मैन्युफैक्चरर टू प्रिवेंट फ्रॉम यूजिंग अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे ओएस को ऑपरेट करने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इन सब चीजों की वजह से हुआ क्या था, यूएसए में एक एंटी ट्रस्ट लॉ नाम से लॉ आ गया इस टाइप की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। इस टाइप की प्रैक्टिसेस डिजिटल वर्ल्ड में रोकने के लिए एक लॉ आया जिसे कहते हैं एंटी ट्रस्ट लॉ, जिसे कहते हैं एंटी ट्रस्ट लॉ। अब उस एंटी ट्रस्ट लॉ का ही ये रिसेंट, यू कैन से एक तरीके से वर्डिक्ट, या फिर जो भी इसमें रूलिंग आई है वो हम समझेंगे। 5 अगस्त की अगर बात करें तो 5 अगस्त को एक इंडियन ओरिजिन के जज, डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ यूएसए, जिनका नाम है अमित मेहता, इन्होंने भी कहा था कि गूगल हैज वायलेटेड द एंटी ट्रस्ट लॉ बाय मेंटेनिंग मोनोपोली इन जनरल सर्च सर्विसेज। तो गूगल ने जनरल सर्च सर्विसेज में अपनी मोनोपोली करवाने की या रखने की कोशिश की है, एंड इन द सर्च ऑफ टेक्स्ट एड्स, तो टेक्स्ट एड्स में एंड देन जनरल सर्च में इन्होंने अपनी मोनोपोली रखवाने की कोशिश की है, एंड दे आर ट्राइंग टू हिंडर द कंपटीशन, दे आर trying to hinder the competition, and that's why you can see यहाँ पे इनके ऊपर फाइन लगाने की बात की गई, या फिर इनको बोला गया था कि ये क्या करता है, गूगल एक्सक्लूसिवली डील्स करता है विथ एप्पल और सैमसंग, और उसकी वजह से होता क्या है, जो दूसरे छोटे मोटे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, एंड गूगल वायलेटेड दिस बाय, यू कैन सी, इन्वेस्ट करना $26 बिलियन इन मेंटेनिंग द डिफॉल्ट सर्च स्टेटस एंड होल्डिंग 89% शेयर इन जनरल सर्च एंड 95% शेयर इन मोबाइल सर्च। तो हम सब गूगल ही करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो 95% लोग को मोबाइल सर्च गूगल के थ्रू होता है, बिकॉज दूसरे किसी ऐप के थ्रू आप सर्च करने की कोशिश करोगे तो गूगल जितने अच्छे रिजल्ट दिखाता है उतना बाकी सब नहीं दिखाता। लेकिन रीजन क्या है, गूगल बाकियों को, ऐसा मानना है कि गूगल बाकियों को अच्छे रिजल्ट दिखाने नहीं देता, बिकॉज एंड्रॉइड का ही अपना खुद का ये गूगल का सिस्टम है, या गूगल का एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड को गूगल है, जो आप समझना समझ लो, है ना। एंड दैट्स व्हाई 95% मोबाइल सर्च एंड 89% ऑफ ओवरऑल सर्च इंजन जो है वो गूगल के ज्यादातर चलते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये एक मोनोपोली करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए इनके ऊपर फाइन लगाया जाए। अब गूगल अकेला नहीं है इसमें, गूगल के साथ साथ बहुत सी और टेक कंपनीज है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो जैसे मोनोपोली के से बेटर वर्ड होगा कि इन्होंने यहाँ पे ओलिगोपोली टाइप चला रखी है, तो 3 4 5 लोगों ने अपना कार्टेल बना लिया और उसके थ्रू ही सब चीजें चलती है, जैसे कि गूगल, amazon, एप्पल, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट। इन 5 कंपनियों की बात की गई थी मेनली, कि गूगल, amazon, एप्पल, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो है ये एक ग्रुप बना लेते हैं, एक कार्टेल बना लेते हैं और उसके थ्रू सब चीजें चलाते हैं। जैसे कि गूगल आपको डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्च इंजन वगैरह प्रोवाइड करेगा, amazon आपको ई कॉमर्स प्रोवाइड कर देगा, एप्पल आपको फोन, मैकबुक, आईपैड प्रोवाइड करेगा, फेसबुक आपको लीड जनरेट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेगा, एंड माइक्रोसॉफ्ट अगेन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से सारी जगह से ये अपने आप को ही मेनली डोमिनेट करना चाहते हैं और बाकियों को कंपटीशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजों के ऊपर बोला गया और इनके ऊपर कई बार फाइन भी लगे इस चीज को लेके। अब इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी चीज के बारे में फिर से थोड़ा और डिटेल में बात की है, द एंड गेम। बिकॉज अब कई बार ऐसा हो गया कि एक एक सिंगल जज या कोई डिस्ट्रिक्ट जज इन्होंने इसके ऊपर जजमेंट दिया है, एंड अब टाइम आ गया है कि पूरा यूएसए के अलग अलग, यू कैन से, जुडिशियरी मिलके एक इसके ऊपर बड़ा बेंच बैठा के इसके कुछ गाइडलाइन बनाएगा, ऐसा हो सकता है। द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंजंक्शन अगेंस्ट गूगल कुड एंड इट्स ऐप डोमिनेंस। In the recent injunction by the US District Judge James Donato, which forces Google to open up its Android platform to third-party app stores. An alternative payment option marks a critical injuncture in the ongoing legal dispute between Alphabet's subsidiary and the
टेंसेंट बैक्ड इपिक गेम्स। तो ये 2020 की कहानी है जब इपिक गेम्स का एक गेम गूगल ने बैन कर दिया था एंड्रॉइड ने। The antitrust law, which began in 2020 after Google removed Epic's popular game called Fortnite from the Play Store for violating its payment terms, has far-reaching implication for how Android app ecosystem functions. Epic bypassed Google's rules by making users to pay publisher directly, triggering the battle. यहाँ से ये सब कहानी शुरू हुई थी. As the core of the battle is Google tax, a 15 to 30% commission the company charges app developers for transaction made through the apps or from Play Store. तो भाई इसी के लिए bringing a billions each year for Google. During the trial, it was revealed that Google had cut special deals for major developers like Spotify, Tinder owned Match Group and बाकी सबके लिए इन्होंने अपने रेट्स जो है वो रिड्यूस कर दिए। और कोई नया अगर आना चाहता है तो उसके रेट्स बढ़ा देते हैं, और कोई अगर उनका कॉम्पिटिटर आना चाहता है तो रेट्स और बढ़ा देते हैं। जैसे कि उनके अपने मान लो किसी को उन्होंने फेसबुक को और व्हाट्सएप को इन्होंने अच्छी डील दे रखी है, अब फेसबुक और व्हाट्सएप का कॉम्पिटिटर कोई आता है तो वो उसको बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा अभी रूलिंग चला है। अब देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। व्हाट डू यू थिंक? ये अब आपको अगेन कमेंट बॉक्स है ना, आखिरी ये कुछ दिन है जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओगे। अब मुझे एग्जाम पास आ रही है आपकी, तो अभी आपको क्या करना है, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा एंटी ट्रस्ट लॉ होना चाहिए क्या? गूगल अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है या फिर अपना एक ग्रुप बना के ये सब चीजें कर रहा है, और अगर कर रहा है तो क्या रूल होना चाहिए? क्या गूगल को इसमें कुछ मिलना चाहिए, या फिर ईमेल, जैसे आपको पता है ईमेल जो है ये ओन्ड बाय नोबडी है, राइट? ईमेल का कोई मालिक नहीं है। तो जो @, होता है ना, gmail.com @फलाना ढिमका .com जो भी चलता है आपका, तो ये ईमेल का कोई ओनर नहीं है। वैसे ही क्या गूगल को भी ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म कर देना चाहिए, है ना? तो एक बार सोचना था यार, बताना मुझे। देन नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव ऑन द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप। अब ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड इन जनरल ऑल्सो, बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब यहाँ पे हुआ ये कि 3 जजेस बेंच headed by CJI DY Chandrachud ji has began the hearing for batch of petition challenging the constitutional validity of exception number 2 under section 375 of IPC 1860। तो हमारे देश में अभी जो कोलकाता रेप हुआ उसके बाद हमने क्लासरूम में आई थिंक पूरा एक सेशन भी लिया है ना रेप लॉस के ऊपर। तो वो एंड अलोंग विद दिस उसमें हमने पढ़ा था सेक्शन 375 के अंदर देर आर टू एक्सेप्शंस। तो 375 के अंदर दो एक्सेप्शन दिए गए। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल फॉर मेडिकल पर्पजेस इन दैट केस। एंड सेकेंडली, अगर मेल एंड फीमेल इफ दे आर मैरिड एंड मैरिज के बाद अगर वो मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उनकी वाइफ के साथ एंड शी इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो इन दैट केस ये जो मैरिटल रेप है और मेडिकल प्रोसीजर के लिए किया गया रेप है, इसके लिए लेडी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती रेप का। सो देर आर टू एक्सेप्शंस टू सेक्शन 375, राइट? एंड यही सेक्शन जब अभी भारतीय न्याय संहिता में बन चुका है, सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस, है ना? भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 63 बना है। इस सेक्शन 63 में भी यही एक्सेप्शंस डाले गए हैं। तो अभी चैलेंज इसी चीज को किया जा रहा है या समझा जा रहा है कि जो मैरिटल रेप है, चलो एक्सेप्शन 1 तो ठीक है मेडिकल रीजंस के लिए, एक्सेप्शन 2 जो है दैट इज फॉर मैरिटल रेप, क्या इसे रेप कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करंटली हमारे देश में देयर इज अ एक्सेप्शन, मैरिटल रेप एक्सेप्शन चलता है अंडर एक्सेप्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 375 या फिर सेक्शन 63, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है? Which supersedes the former provision. The provision grant legal immunity to Indian husbands by stipulating that sexual intercourse or act by a man with his wife, provided she is not under the age of 18 years, do not constitute to rape. What statistics say? The data from NFHS, National Family Health Survey, very shocking data, conducted between 2019 to 21 indicates that nearly one third of the married women between the age of 18 to 49 years in India have experienced physical and sexual violence at the hands of their husband. कितना है ये? One third, which is a big number, right? Additionally, अगर global stats हम देखें तो approximately 3/4 of all sexual assaults that happens in the world are ultimately done by their survivor का कोई known होता है, कोई family person होता है, या फिर जिनको उन्होंने कभी कंसेंट दिया होता है वही पर्सन होते हैं।
व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ द एक्सेप्शन? तो हमारे देश में अगर मैरिटल रेप की अगर बात करें तो इसकी हिस्ट्री यहाँ पे ये बहुत अच्छे से दिया गया है, ये फैक्ट याद रखना, बिकॉज इफ देर इज अ पैसेज रिगार्डिंग रेप और कोलकाता रेप और मैरिटल रेप तो फॉर श्योर इसके अराउंड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैरिटल रेप जो एक्सेप्शन है, इट इज अ कॉलोनियल रेलिक, कॉलोनियल पीरियड से ये चल रहा है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ कोवेचर या कोवर्चर, जो भी आप बोलना चाहो इसे, doctrine of coverture in English common law, which severely curtailed married women's legal autonomy. So just remember this. It is as elucidated by the Supreme Court in the Joseph Shine versus Union of India case 2018. This doctrine assumed that the husband and wife became a single entity after marriage. That is, a very being or the legal existence of woman is suspended during the marriage, or at least is incorporated and consolidated into the identity of husband. वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंस जहां पे कोडिफिकेशन ऑफ मैरिटल रेप एक्सेप्शन करने की कोशिश की गई थी, दैट वाज द ब्रिटिश जूरिस्ट मैथ्यू हेल, who wrote in 1736 treatise that the husband cannot be guilty of a rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent and contract the wife has given of herself in this kind unto her husband, which she cannot retract. तो भाई शादी कर ली तो आपने कंसेंट दे दिया, इसको आप रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कंसेप्ट है 1736 का, उसमें आज की डेट में बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। तो ब्रिटिशर्स ने 1736 में लाया तो था इसे, यह तब से चल रहा था उनके देश में, लेकिन 1909 उसके बाद सारी ब्रिटिश कॉलोनीज ने भी इसे फॉलो किया, लेकिन ब्रिटेन ने 1991 में इसे हटा दिया है, कॉलोनीज ने अभी हटाया नहीं है, इंडिया जैसे, है ना। 1991 में इंग्लैंड outlawed the MRE in the landmark R versus R, underscoring the common law doctrine no longer represented the true position of wife in the present day society। तो ये केस आपको याद रखना है, 1991 R वर्सेस R, वहां पे ये हटा था। अब इंडिया में अगर बात करें, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट? 375 जो आईपीसी है, इट डेलिनिएट 7 कंडीशंस अंडर द सेक्सुअल इंटरकोर्स डीम्ड एज रेप, वेयर एज ये बताता है 2 एक्सेप्शन के बारे में। The convicted person are punished with the prison imprisonment of minimum 10 years, which can be extended to life sentence along with the fine. But there are 2 exceptions to this. First exception pertains to medical procedures, and the second exception is sexual intercourse or a sexual act by a man with his own wife do not constitute to rape if the wife is above the age of 18 years. तो ये है marital rape exception. While the law initially granted immunity to the husband if the wife is above, you can say, 15 साल, तो अभी 18 जो कर दिया है, पहले ये 15 साल का हुआ करता था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको 18 कर दिया इन द इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन द ईयर 2017। तो कब हुआ है? 2017 में, 15 साल का हुआ है 2017 में, है ना, तो वेरी लेट। The MRE therefore creates a legal fiction whereby even if all the elements constituting to offense of the rape met, the conviction cannot take place if the parties are married and wife is above the age of 18 years। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाउएवर दूसरे रास्ते हैं कि मैरिड वुमन ये बोल सकती है सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता की उनके खिलाफ क्रुएल्टी हुई है। सो क्रुएल्टी की बात होती है अंडर द भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 85, या फिर वो जा सकती है अंडर द पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ, सॉरी, वो जा सकती है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, नॉट पॉक्सो, वो चाइल्ड राइट्स के लिए, तो वो जा सकती है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, बट दे आर लिमिटेड टू प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, जुडिशियल सेपरेशन एंड मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। वो रेप की बात कहीं नहीं करता। अब यहां से आगे यहाँ पे बात होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। फॉरमोस्ट अमॉन्ग देम इज आर्टिकल 14 विच गारंटीज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल द पर्सन्स, लेकिन यहाँ पे वुमेन को राइट नहीं दिया जा रहा। दिस अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर ऑल्सो ऑफेंड्स द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी। तो भाई शादी हो गई तो अलग हो गई, शादी नहीं हुई तो अलग केस चल रहा है।
शादी के बिना कंसेंट, शादी नहीं हुई थी और अगर लड़की बोलते कंसेंट नहीं दिया था तो भाई जेल हो जाएगी, रेप हो जाएगा। लेकिन शादी हुई तो कंसेंट हो गया अपने आप। ये क्या बात हुई? देयर इज अ सब्सटेंटिव इक्वालिटी बाय फेलिंग टू एड्रेस सिस्टमैटिक बैरियर्स टू इंश्योर all women regardless of their marital status receive equal protection against the sexual violence, right? होना चाहिए। By specifically disadvantaging married women, MRE violates their article 15 subclause 1 also। प्लस इन्होंने बात की है आर्टिकल 21 पुट्टा स्वामी केस राइट टू प्राइवेसी के बारे में। यहाँ पे इन्होंने एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी केस में हमें 2017 में मिल गया था एज अ फंडामेंटल राइट फॉर्म्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिसीजनल ऑटोनॉमी। दैट मीन्स आपका कंप्लीटली खुद का डिसीजन है कि आपको आपके बॉडी के साथ क्या करना है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ देयर बॉडी मे बी यूज फॉर, किस लिए उसकी बॉडी यूज कर सकती है, ये उनकी राइट टू प्राइवेसी है। अब यहाँ पे चाहे शादी हुई हो चाहे शादी ना हुई हो, प्राइवेसी तो सबके पास है आर्टिकल 21। तो इसके अंडर भी ऐसा हो सकता है कि आप वुमन को ये मैरिटल रेप में आप प्राइवेसी दे सकते हो। ठीक है। इन्होंने एक फिर कर्नाटका हाईकोर्ट की बात की है। 2022 में ऐसा हुआ था, ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। वहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला था कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था रिकमेंडेड फॉर एबॉलिशन ऑफ मैरिटल रेप, एंड जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा था रीजन दैट नो लीगल एक्सेप्शन कैन बी एब्सोल्यूट एज अ लाइसेंस टू डू क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो यहाँ पे लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉक्सो में लगा दिया था। वो चार्ज इनके ऊपर रेप का नहीं लगाया गया था, पॉक्सो का लगा दिया गया था। बिकॉज जुडिशियल प्रोविजन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं थी कि आप उनके ऊपर मैरिटल रेप का चार्ज लगाओ, बिकॉज वो तो क्राइम है ही नहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन इस कमेटी का रिकमेंडेशन कंसिडर करते हुए एंड राइट टू प्राइवेसी को कंसिडर करते हुए हम मैरिटल रेप का नहीं लगाएंगे, बट इनके ऊपर हम पॉक्सो का लगा देंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से कोर्ट इसमें प्रोसीजर करता है या कैसे प्रोसीड होती है ना। एंड आई होप चीजें जल्दी ठीक हो जाए, एंड हमारे देश में भी जो इंग्लैंड ने खुद अपने देश में हटा दिया है, हमारे देश में भी उसको हटा ही दिया जाए। आरबीआई ऑफर्स सीज एंड डेजिस्ट ऑन 4 एनबीएफसी फॉर यूसीरियस प्राइसिंग। एनबीएफसी क्या होती है, बस ये हमारे काम की चीज है। इन्होंने आरबीआई ने इन पे फाइन लगा दिया है, जो भी हुआ है, बट हमें समझना है व्हाट एग्जैक्टली आर एनबीएफसी। तो एनबीएफसी आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसे क्या कहा जाता है? दीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है। तो ये बैंक की तरह काम नहीं करती। दैट मीन्स आप आपका पैसा डिपॉजिट करना, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डिपॉजिट करना, एफडी वगैरह करना, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट डालना, ये सब नहीं चलता, लेकिन ये लोन देने का काम करते हैं। तो what exactly is NBFC? It is a company registered under the Companies Act of 1956। कंपनीज एक्ट जो होता है 1956 का, उसके अंडर इसको रजिस्टर किया जाता है। एंड दे आर एंगेज्ड इन बिजनेस लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी एट मार्केट प्लेस। ये क्या नहीं कर सकते, इनका जो मेन बिजनेस है वो है लोन देने का। ये क्या नहीं कर सकते कि भाई प्रिंसिपल बिजनेस इनका यू कैन से एग्रीकल्चरल लोन देना या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये इस तरीके का उसमें ज्यादा काम नहीं कर सकते। their principal business is providing loans to, you can see, different types of business loans and advances वो provide करना। ठीक है। तो just understand what exactly is NBFC। the NBFCs, इनको क्या किया गया है, desist from sanction and disbursal of loans charging them with यूसीरियसली प्राइसिंग एंड रेगुलेटरी डेविएशंस। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके देने की कोशिश की। तो काम की चीज अपने लिए है सिर्फ एनबीएफसी, तो वो एक बार समझ लेना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देन लास्ट आर्टिकल आई थिंक दैट वी हैव इज, यस, ये वन लाइनर है बट वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर। इस टाइप का एक वन लाइनर आपकी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, आई थिंक इन 2021, राइट। 2021 में या 22 में कतर से रिलेटेड आया था, जब वहां पे वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का। तो वहां पे इन्होंने एक ऐप यूज किया था या फिर एक सिस्टम यूज किया था, जो लेबर है उनको उनके देश में एंटर करवाने के लिए। अब सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इंश्योर वेज प्रोटेक्शन टू द वर्कर। वर्कर्स को वेज प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने एक ऐप शुरू किया, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सऊदी अरेबिया अंडर डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड मुसानेड, इसका नाम याद रखना, MUSANED। तो ये है क्या, it will benefit at least 10 African countries like this and Asian countries also। और ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस टू द पीपल हु आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया।
New labor rule in Saudi Arabia under digital platform called Musanet will benefit at least 10 African countries. तो ये अलग अलग देशों को हेल्प करेगा अगर उनके लोग वहां पे जाके काम करते, तो जस्ट रिमेंबर द नेम Musanet. Then any other important article that we have? Hard talk on migration tops the agenda at Brussels EU meet. यूरोपियन यूनियन का जो ब्रुसेल्स में मीटिंग हुआ है, उस ब्रुसेल्स के यूरोपियन यूनियन के मीटिंग में मेजरली बात की गई है अबाउट द immigrations, about the immigrants. They are coming from different parts of world to, you can say, European Union, and that is creating problem for them. तो यहाँ से हमारे लिए एक important topic या important issue निकल के आता है, दैट इज अबाउट यूरोपियन यूनियन. बेसिक चीजें आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में भी पता होनी चाहिए, जो हमने आई थिंक इस साल ईयू इलेक्शंस हुए थे तब भी पढ़ा था, एंड जो ब्रिटेन के क्राइसिस या ब्रिटेन इलेक्शन, वहाँ के फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके टाइम भी हमने पढ़ा था, ब्रेक्जिट के टाइम भी अपने क्लास में पढ़ा है. बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन बना कब और कैसे या क्या हुआ था, है ना. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन रीजन की कंट्रीज है, उन्होंने मेनली ये चीज रियलाइज की थी कि यूरोप की बहुत सी कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नहीं है, एंड दैट्स वाई इनका ट्रेड एक दूसरे के साथ उतना ज्यादा भी नहीं होता, एंड इसलिए इनके अपने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कनेक्शन भी नहीं है, एंड जिस वजह से लड़ाइयाँ ज्यादा होती है, जिस वजह से लड़ाइयाँ यहाँ पे ज्यादा हो रही है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी यूरोप का इन्वॉल्व था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूरोप इन्वॉल्व था. दैट्स वाई इन्होंने 1946 में फॉर द फर्स्ट टाइम यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने प्रपोज किया क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप. जैसे अमेरिका है वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप पूरा बनाया जाए, ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया, लेकिन वो हुआ नहीं. बट इन 1952 कुछ देशों ने साथ में आके कुछ डील करने का बात की, एंड बनाया गया यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी. यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को बनाया गया 1952 में बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस. ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई. ट्रीटी ऑफ पेरिस वैसे हुई थी 1951 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस से, लेकिन इसे बनाया गया 1952 में. फिर उसके बाद कुछ दिनों में यहाँ पे एक और ट्रीटी होती है जिसे कहते हैं यूरेटम ट्रीटी, जिसके थ्रू 1957 में यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनाएगी, इसके थ्रू यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनाई गई. फिर उसके बाद 1957 में ही, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर कह सकते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से, यहाँ पे 1957 में होती है ट्रीटी ऑफ रोम. यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ रोम, जिससे बनाया जाता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी. यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को बनाया गया, इसी से बाद में यूरोपियन यूनियन बनेगा. फिर 1985 में यहाँ पे एक अग्रीमेंट किया गया फॉर वीजा रिलेटेड इश्यूज, जिसे आपने कई बार सुना भी होगा, शेंगेन वीजा या शेंगेन अग्रीमेंट हुआ, शेंगेन अग्रीमेंट आता है. एंड फाइनली फिर 1992 में ट्रीटी होती है कॉल्ड ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच. ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच होती है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लेना एक बार, है ना. ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच होती है जिससे बनाया जाता है यूरोपियन यूनियन, इसी को ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, जहां पे ये जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी 1952 की, ये भी इसके अंदर मर्ज हो जाती है. यूरोपियन, ये जो एटॉमिक एनर्जी का ट्रीटी था, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, इसको भी इसमें मर्ज कर दिया जाता है. एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये जो बनी थी, इसको भी इसमें मर्ज कर दिया जाता है. इन सबको मर्ज करके बनाया जाता है यूरोपियन यूनियन. इन सबको मर्ज करके बनाया जाता है यूरोपियन यूनियन. और इसी यूरोपियन यूनियन ने अपनी इस ट्रीटी को एक बार अमेंड किया है 2007 में, जिसे कहते हैं लिस्बन ट्रीटी. तो यूरोपियन यूनियन ने अपनी ट्रीटी को एक बार चेंज भी किया है, जिसका नाम अब यू कैन से एक तरीके से लिस्बन ट्रीटी भी बोला जाता है उसे. अब विद इन दिस यूरोपियन यूनियन का काम कैसे चलता है, तो देयर आर यूरोपियन यूनियन के 4 मेजर ग्रुप्स जहां पे इनकी मीटिंग्स होती है या डिसीजन लिए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है यूरोपियन कमीशन. इसमें से फर्स्ट है यूरोपियन कमीशन, जो कि लोकेटेड है ब्रसेल्स बेल्जियम में. पूरे यू का हेड ऑफिस ही ब्रसेल्स बेल्जियम में है मेनली, राइट. तो ये जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में है, और ये हर मेंबर स्टेट से इसमें एक पर्सन आता है, और ये
एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कैसे पैसा खर्चा करना है, मनी स्पेंड कैसे होगा, क्या होगा, इस पे काम करते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट, इसी के अभी रिसेंटली हमने देखा था इलेक्शंस भी हुए थे यूरोपियन पार्लियामेंट के। ये डिस्कस करते हैं ऑन ऑल द लॉज विच आर नीड्स टू बी मेड बाय द यूरोपियन यूनियन। फिर आती है काउंसिल ऑफ यूरोप, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, काउंसिल ऑफ ईयू आती है। ये भी मेजरली डील करती है अब ऑन ये जो डिस्कशंस वगैरह होते हैं पूरे इसके ऊपर, ये साइन करना, रेटिफाई करवाना अग्रीमेंट्स को, इन सब के ऊपर ये काम करते हैं। एंड लास्टली है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि ब्रसेल्स में लोकेटेड नहीं है, ये तीनों ब्रसेल्स में है, ये है लग्जमबर्ग में। दुनिया का सबसे अमीर देश कह सकते हो, है ना, लग्जमबर्ग। और यहाँ पे फिर इनका जस्टिस सिस्टम है सबका, यूरोपियन यूनियन का। अब ये पूरा एक ईयू का बेसिक आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इस बार ईयू के इलेक्शंस भी हुए। और ये न्यूज में इसलिए थे ईयू इलेक्शंस, बिकॉज वहां पे राइटिस्ट पार्टीज थोड़ी राइज होने लगी है, एंड जो इन्वायरमेंट रिलेटेड पार्टीज, ग्रीन पार्टीज थी, उनका थोड़ा डिक्लाइन होने लगा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज राइटिस्ट पार्टीज का राइज हुआ, तो राइटिस्ट पार्टीज क्या चाहती है, यूरोप फॉर यूरोपियंस चाहती है, यूरोपियन लोगों को ज्यादा प्रमोट करना चाहती है, माइग्रेंट्स को अपोज करती है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ये देखा, there are plans to tighten the rules on migration dominated the agenda of European Union leaders headed into the summit talks on Thursday in Brussels that were set to crystallize a right-wing shift in the bloc's rhetoric। तो ये हमको क्लियरली अब दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, एंड जो अमेरिका फॉर अमेरिकन का कंसेप्ट चलता था, वैसे ही यूरोप फॉर यूरोपियंस टाइप का कंसेप्ट चलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो हेड है उर्सुला वॉन्डरलीन, है ना, यूरोपियन कमीशन की, ये यहाँ पे आपको वोट डालते हुए या बात करते हुए दिखाई देगी। अब देखते हैं आगे आगे कैसे बढ़ता है यूरोपियन यूनियन भी। थिंक दिस वाज इट। बाकी तो इंडिया का हाल बहुत खराब है ना। आई थिंक कितने 400 की लीड हो चुकी है, राइट, 400 की नहीं, 339 की लीड अभी चल रही है, और इंडिया ने बनाए 46 और न्यूजीलैंड ने बनाए 402। तो देखते हैं, कोई गौतम गंभीर जैसे एक बार खड़े हो गए थे 2 दिन के लिए, वैसे ही कोई खड़ा होकर इंडिया को अब इस टेस्ट मैच में बचा सकता है। आई होप ऐसा कुछ हो अच्छा सा, है ना। बढ़िया। सो आई थिंक दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द सेशन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और आप आपके व्यूज जरूर बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय।